हाँ जी स्टूडेंट, चेक करो ऑडियो वीडियो। अब देखो भाई, ट्रांसफॉर्मर जो हम शुरू कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टारगेट हमारा ये है क्लास में ये समझने का है कि एक्चुअल में ये जो ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है, ठीक है। ठीक है, ये स्टोरी शुरू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। किससे शुरू होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने दिया था ये लॉ? किस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे ने लॉ दिया था। ये इलेक्ट्रिकल मशीनरी इसी लॉ पे बेसिकली बेस्ड है, जिसको कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन थ्योरेटिकल। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेट बनाते हैं ये तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन मैग्नेट से वापस इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी ये हमें फैराडे ने बताया। किसने बताया? फैराडे। इलेक्ट्रिक किसी भी करंट कंडक्टर के अंदर आप करंट पास करो तो वो मैग्नेट बन जाएगा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कह देंगे। लेकिन जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, उससे वापस इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया? फैराडे ने। तो मैंने 2 बार ये बात रिपीट की है। चलिए चलते हैं फैराडे लॉ को समझने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, एक कंडक्टर लें, और एक मैग्नेट लें, और इस तरह का अरेंजमेंट लगाएं जो आपको केस 1 में दिख रहा है। कंडक्टर मतलब कोयल जो है, कंडक्टर की कोयल है। अगर कोयल एक जगह रखी हुई है, ये कोयल है, ये कोयल लगी हुई है, और मैग्नेट को आपने मूव कर रहे हो, कोयल के साथ कोयल वहीं रखी हुई है, मैग्नेट को आप मूव कर रहे हो, तो इस कोयल के अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। जो हमें कहां पता चलेगी? वोल्टेज कहां दिखेगी? गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन में दिखेगी। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, इस कोयल को, इस अरेंजमेंट को मैग्नेट नहीं टच कर रहा है, मैग्नेट इससे दूर है। बीच में सिर्फ मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसको टच कर रही है कोयल को। तो यहां पर मैंने कहा मैग्नेट से क्या इंड्यूस करवा दी? इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करवा दी, जो गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन की फॉर्म में दिख रही है। तो पहला केस हमने कहा कि मैग्नेटिक जो इंडक्शन ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होती है? या तो कोयल स्टेशनरी है, कोयल के साथ मैग्नेट का मूविंग होना बहुत जरूरी है। ये दो दो मैंने चीजें जो यहां लिखी है। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने करवाना है तो कंडक्टर और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन। तो मोशन दिख रहा है मतलब एक चीज कम से कम मूव करती होनी चाहिए। स्टेशनरी है कोयल तो मैग्नेट मूव कर रहा है। उल्टा देखिए, अब अगर कोयल मूव कर रही है और मैग्नेट स्टेशनरी है, इस केस में भी तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनेगी। भाई, आप चाहे ट्रेन के अंदर बैठे हैं और अगर ट्रेन चल रही है तो जो बाहर वाले लोग हैं उनके हिसाब से आप मूविंग हो और आपके हिसाब से वो मूविंग है। कभी आपने देखा होगा ट्रेन में बैठे होते हैं, पेड़ जो पेड़ होते हैं ना, दूर की तरफ देखो, जो पेड़ खेत वगैरह में फील्ड में पेड़ होते हैं, ऐसा लगता है वो पीछे जा रहे हैं, तो मूविंग, जबकि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, हाफ चल रहे हो। तो दोनों में से अगर एक चीज मूविंग है, कंडक्टर और मैग्नेट में से मोशन में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब ये देखिए आप, एयर में से मैग्नेटिक फील्ड जाके कंडक्टर में क्या इंड्यूस करवा दी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवा दी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस करवा दी, सॉरी। तो पहले केस में कंडक्टर स्टेशनरी था, मैग्नेट मूविंग था, जैसा कि ट्रांसफॉर्मर में होता है। दूसरे केस में कोयल मूविंग है, मैग्नेट स्टेशनरी है, जैसा कि मशीन में होता ही है, मोटर वगैरह में। ठीक है जी, तो ये सब चीजें आगे चलते हैं। अच्छा, कब अगर मैग्नेट और कोयल दोनों स्टेशनरी हो, मैग्नेट और कोयल दोनों स्टेशनरी है, तो उनके बीच में कोई ईएमएफ नहीं बनेगी। नो ईएमएफ, नो ईएमएफ, नो डिफ्लेक्शन इनटू द गैल्वेनोमीटर। कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी स्टूडेंट्स, ईएमएफ इंड्यूस होगी, आप इसको लिख सकते हैं टाइम के साथ ये ईएमएफ चेंज हो रही है। इसको डी बाई डी टी लिखते हैं। डी बाई डी टी का मतलब होता है ईएमएफ चेंज हो रही है। एक्चुअल में फ्लक्स का लिंकेज चेंज हो रहा है, इसको फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स का लिंकेज। ये साई जो होता है वो n इंटू फाइव के बराबर होता है। n नंबर ऑफ टर्न है और फाइव फ्लक्स है।
अगर मैं साई की जगह एन फाई पुट कर दूं तो डी बाई डी टी ऑफ एन फाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एन कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर ले आएंगे डेरिवेटिव से, एन डी फाई बाई डी टी, ये एक फॉर्मूला है जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। और माइनस लिख लीजिए यहाँ पर, माइनस किस वजह से, फर्स्ट क्लास में बताया था, लेंज लॉ की वजह से। किसकी वजह से? माइनस का मीनिंग क्या है यहाँ पर? लेंज लॉ, जो डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? लेंज लॉ। ठीक है जी। ओके, ट्रांसफार्मर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी तक थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको ट्रांसफार्मर एक्शन भी बोलते हैं। और प्रिंसिपल आपको बताया था लास्ट टाइम क्लास में, जिसपे मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया था, आपको एमसीक्यू भी दिखाया था, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इसका प्रिंसिपल है, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या ये बात याद है? अगर आप ये क्वेश्चन देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो। जस्ट वेट, ये देखिए आप, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एम्पियर लॉ, कोलम्बस लॉ। ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है, या तो सेल्फ इंडक्शन आंसर होना चाहिए, म्यूचुअल। तो मैंने अभी बताया आपको म्यूचुअल इंडक्शन है। क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। चलिए, अब एक्चुअल में ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ट्रांसफार्मर, आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर के बारे में कि भाई ट्रांसफार्मर अगर फेस के हिसाब से देखा जाए, मैंने फर्स्ट डे ही बताया था आपको, फर्स्ट सिंगल फेस में होता है ट्रांसफार्मर और थ्री फेस में होता है। यहां तक एक और भी होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसकी अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूज करेंगे पर ऑटो ट्रांसफार्मर का भी हम। फेस के हिसाब से ट्रांसफार्मर दो कैटेगरी में, सिंगल फेस और थ्री फेस में। एज पर कोर, ट्रांसफार्मर में कोर आप कैसे बनाते हो? तो या तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है और शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ये भी याद रखना। एज पर कूलिंग सिस्टम, सेल्फ कूल, एयर कूल, ऑयल कूल, उस हिसाब से ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग होती है। तो आपको मैंने बताया था, ये भी डिस्कस हो चुका है कि ट्रांसफार्मर दो कैटेगरी में जाता है अगर वोल्टेज का लेवल अप कर रहा है, डाउन कर रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज का लेवल बढ़ा देगा तो करंट का लेवल कम कर देगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज का लेवल कम कर देगा तो करंट का लेवल को इंक्रीज कर देगा। दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन कैटेगरी में, राइट, वोल्टेज के हिसाब से। ठीक है, एयर कोर ट्रांसफार्मर और आयरन कोर ट्रांसफार्मर, ये क्या चीज है? ये देखिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर ये आप स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, सारा स्ट्रक्चर जो ऑलमोस्ट ग्रे शेप में दिख रहा है आपको, पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर का एक्चुअल में कोर है। क्या है? कोर, जो आपका आयरन का बना हुआ है एक तरह से। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, ऐसे कह सकते हैं टेक्निकली। एक्चुअल में ना ये सॉलिड नहीं है, ये ना शीट्स की फॉर्म में है। क्या है? इसके स्लाइसिस की फॉर्म में है। जैसे होता है ना, जैसे ऑरेंज में देखा होगा आपने, स्लाइस होते हैं। ऑरेंज एप्पल की तरह नहीं होता, एप्पल में स्लाइसिस, ऑरेंज में स्लाइस होते हैं, एप्पल में स्लाइस नहीं होते, है ना। तो इसके हमने स्लाइस बनाएंगे और उन स्लाइस को, सारी स्लाइस को फिर बाद में एक जगह जोड़ देंगे। ऐसा क्यों करते हैं आगे बताऊंगा। स्लाइसिस की फॉर्म में बनाएंगे, पतले पतले, मतलब हम वो बनाएंगे, कोड डिजाइन करेंगे और उनको एक जगह जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे होता है ना, एक बुक होती है, बुक समझिए आप, बुक की तरह देखिए आप। बुक का एक पेज है, फिर ये एक स्लाइस हो गया कोर का, दूसरा स्लाइस हो गया, फिर तीसरा स्लाइस हो गया। बाद में क्या करेंगे, इनको एक जगह ऐसे पंच कर देंगे, तो फिर बाद में अगर देखा जाए तो अंदर से ये बुक्स की फॉर्म में, स्लाइसिस की फॉर्म में आ रहा है। ठीक, और अब ये बुक बन गया, तो कोर बन गया। तो अगर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी, ये तो प्राइमरी वाला पार्ट है, ये सेकेंडरी वाला पार्ट है,
इनके बीच में आयरन की कोर है, मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर है, तो कहेंगे इसको मैग्नेटिक मटेरियल की कोर वाला इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर इनके बीच में कोयल के बीच में हम यहां कुछ ही ना डालें, कुछ भी ना डालें, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कुछ भी ना डालोगे तो ऑटोमेटिकली एयर तो आ ही जाएगी। तो दो तरह से चीजें हो सकती हैं, या तो आप उनके बीच में कुछ भी मत रखो तो एयर कोर ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या होगा, एयर होगा। मैग्नेटिक फील्ड की खास बात यह है कि एयर में से भी मूव कर जाती है। अगर आपने यहां प्राइमरी वाइंडिंग बनाई हुई है यहां पर, और यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग बनाई है, ये दिख रहा है कि यहां मैंने कोई कोर नहीं रखा, तब भी एयर में से पास होके मैग्नेटिक फील्ड यहां जा सकती है, सर नो? मैग्नेटिक फील्ड एयर में से पास कर जाती है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा एयर में से। इलेक्ट्रिकल करंट तो एयर में ओपन में सर्किट में जीरो होता है। तो मैं ये कह रहा था, या तो आप एयर कोर ट्रांसफॉर्मर यूज करो कि कुछ भी कोर ना बनाओ, या फिर आयरन की कोर यूज करो, जो बेस्ट है हमारे लिए। मैं बताऊंगा आगे चल के क्यों बेस्ट है। तो दो तरह की कोर हमारे पास होती है। कोर होता है सेंट्रल पार्ट, जिसके चारों, जिसपे हम वाइंडिंग को वाइंडिंग करते हैं, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी कोर होती है। कोर के अंदर लॉस भी आएंगे। तो यहां पर आपने देखा स्टूडेंट, यहां पर ये जो प्राइमरी है कोर के ऊपर आपने लगाई है, और सेकेंडरी भी कोर के ऊपर लगाई है, और इस वाले पार्ट को मैंने बोला अभी था लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LIMB, लिम्ब बोलते हैं। प्राइमरी, अगर आप प्राइमरी ये क्यों है, क्योंकि जरूर आपने इस साइड सोर्स लगाया होगा, और सेकेंडरी ये इसलिए है क्योंकि इस साइड आपने लोड लगाया होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, सोर्स और लोड की पोजीशन को चेंज कर दो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? शॉर्ट, अगर इन शॉर्ट मैं आपको बोलूं, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये खास चीज जो देखने में छोटे छोटे पॉइंट लग रहे हैं, आगे देखिए, ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल पावर जो है, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है। यहां से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पावर को यहां पर लेके जाता है, पर क्या चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी। तो मैंने बोला भी है ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी के लेवल को चेंज नहीं करता। इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो सेकेंडरी में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। कितना होगा, 50 हर्ट्ज। ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर ऑप्शन में है तो ये जाएगा आंसर, अदरवाइज म्यूचुअल इंडक्शन इसका एक्चुअल प्रिंसिपल है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही निकला है म्यूचुअल इंडक्शन। आप समझ रहे हो? जैसे जैसे किसी फैमिली में अगर आप किसी बच्चे का नाम ले रहे हो, उनके पेरेंट्स का नाम ले रहे हो, या उनके ग्रैंडफादर का नाम ले रहे हो, पता तो चल ही जाएगा कि उस फैमिली की बात हो रही है। यस और नो? देखो नीचे नीचे लिखा भी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं आपस में, म्यूचुअल इंडक्शन में। तो यहां पर ये 4 पॉइंट ऐसे लिखे हैं जो बेसिकली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने भी चाहिए, राइट? आगे देखिए, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ईएमएफ का मतलब ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, एक्चुअल में वोल्टेज होती है। ईएमएफ का जो है तो वोल्टेज में एक तरह की सप्लाई है। ये क्या होती है? तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में जो वोल्टेज बनेगी, वो मैंने आपको कल भी बताया था, उसका ये E1 जो होगी प्राइमरी में, देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वापिस आओ एक सेकेंड। ट्रांसफॉर्मर की यहां पर पॉइंट्स याद कर लेना भाई, पॉइंट्स याद कर लेना। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये पॉइंट्स याद कर लेंगे तो सारा पेपर इसी में से बनेगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो आप। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर सोर्स सप्लाई, आपने यहां पर एसी सप्लाई लगा दी, आपको पता है ट्रांसफॉर्मर डीसी के लिए काम नहीं करता, पता ही होगा। यहां जो सप्लाई लगाई है, प्राइमरी में जो ईएमएफ बनेगी, यहां पर जो वोल्टेज बनेगी, उस ईएमएफ की मैं वैल्यू बताने जा रहा हूं आपको। यहां पर इसको E1 को कहेंगे। इस E1 से फ्लक्स के थ्रू होते होते, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू होते होते, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोयल में भी वोल्टेज इंड्यूस कर देगी, और यहां पर वोल्टेज बनेगी E2। ये ईएम प्राइमरी में वोल्टेज बनी है ईएमएफ प्राइमरी की, और ये ईएमएफ बनी है सेकेंडरी में, तो दोनों में वोल्टेज बन गई। और ये भी कंफर्म है दोनों में सेम फ्लक्स आई है, इसलिए दोनों इक्वल भी बनेगी आइडियल केसेस में। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखवाया हुआ था आपको, क्या बनता है भाई, ईएमएफ प्राइमरी में क्या होती है, 4.44 फ्रीक्वेंसी फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, लिखवा दिया आपको, याद रखना, इससे बहुत कॉन्सेप्ट निकलेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन में E2 4.44 फ्रीक्वेंसी फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न 2। ठीक है जी।
अब देखो E1 एक तरह की वोल्टेज होती है, प्राइमरी में वोल्टेज होती है, E2 सेकेंडरी की वोल्टेज होती है। तो अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 में V1 लिखा है, 2 में V2 है, तो V1 बाई V2 हो जाएगा जी, E1 बाई E2 हो जाएगा। फोर पॉइंट फोर फोर से 4.44 कट जाएगा, F से F कट जाएगा, फ्लक्स से फ्लक्स कट जाएगी, N1 N2 अलग अलग है, तो N1 बाई N2। ये कि फॉर्मूला आ गया जिसपे हम आगे चलकर काम करेंगे। ये कहां से आया? दोनों ईएमएफ इक्वेशन को आपस में डिवाइड करने से, दोनों ईएमएफ इक्वेशन को आपस में डिवाइड अगर कर दोगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा V1 बाई V2 E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2। इसको नंबर 3 नंबर का एक रिजल्ट लिख लो, काम आएगा। ठीक है, अब एक होता है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ये बात याद रखना, अभी भी मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखवा है, यहां देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखवा है आपको, ये वाला चीज, एक सेकेंड। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें ना। ये लिख लिया, ये रिपीट क्यों कर रहे हैं, इसको छोड़ो। ओके, यहां देखो, अभी भी आपने क्या क्या देखा लास्ट पेज पे, V1 अपॉन V2, ये देखा ना V1 अपॉन V2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये V1 अपॉन V2 लिखा हुआ है, यहाँ पे V1 अपॉन V2 लिखा है कि नहीं लिखा है? E1 अपॉन E2 N1 अपॉन E2 लिखा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलते हैं, लिख लेता हूँ ना यहाँ पर V1 अपॉन V2 E1 अपॉन E2 N1 अपॉन N2, यहाँ से कुछ चेंज कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इस E1 के नीचे, इस E1 के नीचे N1 ले आता हूँ और E2 को ऊपर ले जाता हूँ। तो E1 अपॉन N1, इसको बोलते हैं ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न क्या बोलते हैं इसको, ईएमएफ पर टर्न क्या बोलते हैं, ईएमएफ पर टर्न है, ईएमएफ पर टर्न। E1 बाई N1, E1 बाई N1, E1 बाई N1, E1 बाई N1 इक्वल टू E2 बाई N2। इसको हम मान लेते हैं, इसको K लिख देते हैं, इसको बोल सकते हैं हम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? अगर E1 के डिवाइड बाई N1 से कर दोगे E2 बाई N2 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। लिखा भी है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको हम जनरली K से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर देखो, देखा जाए तो ये यही पेरेंट फॉर्मूला है, इसको भी अगर आपने दिमाग में रख लिया ना, तो जो अभी K मैंने बताया इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, इससे भी क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, अगर कभी भी N2 टर्न ज्यादा है N1 टर्न से, तो कन्फर्म है अगर N2 की वैल्यू N1 से ज्यादा होगी तो जो K की वैल्यू है हमेशा बड़ी आएगी 1 से। ये कौन सा केस बनता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। कौन सा, ये लिखा भी है, अगर N1 N2 बड़ा है N1 से तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनेगा। अगर N2 नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम है, प्राइमरी में ज्यादा है, तो कौन सा केस बनेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो वाइंडिंग की जो नंबर ऑफ वाइंडिंग टर्न के हैं उन पे डिपेंड करते हैं। अगर वो N2 और N1 आप चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आपका स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा, स्टेप डाउन स्टेप अप। तो आप स्टेप अप को स्टेप डाउन को स्टेप अप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब करंट रेशियो का क्या है, देखो स्टूडेंट, अब मैं आपको फिर बोल रहा हूं, देखो अगर V1 अपॉन V2, ये आपने अभी भी लिखा ना, इक्वल टू E1 अपॉन E2,
N1/N2, इसको देखो, सब में मैंने 1, यहाँ भी 1 ऊपर लिखा है, यहाँ भी 1 ऊपर लिखा है, यहाँ भी 1 ऊपर लिखा है। तो मैंने इसमें उल्टा कर रहा हूँ, इसमें I1 ऊपर लिख रहा हूँ, I2 ऊपर लिख रहा हूँ और I1 नीचे। ये करंट का रेशियो आ गया, मतलब इनके साथ करंट रेसिप्रोकल में होता है। किस में होता है? ये देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, आप देखो ना ध्यान से इस वर्ड को, करंट रेसिप्रोकल रेशियो में होता है। करंट, ये देखिए, रेसिप्रोकल में होता है। तो अगर E1/E2 है, N1/N2 है, तो करंट क्या बनेगा? I2/I1। तो रेसिप्रोकल रेशियो में होता है किसका? वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, तो ये भी हम देख लेंगे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। अब एक क्वेश्चन नोट करो जो पेपर में, जिसके आने के चांस ट्रांसफॉर्मर में आने में 60-70% चांस होते हैं कि यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि ट्रांसफॉर्मर में जब हम सप्लाई लगाते हैं, सप्लाई, ये हम ट्रांसफार्मर के एक्चुअल में टेस्ट करने जाएंगे, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। हम ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई देंगे वो ऑटो ट्रांसफार्मर से देंगे। किससे देंगे? एक अलग से ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उससे सप्लाई देंगे। तो बेसिकली हम ट्रांसफार्मर का जब नो लोड, अभी कोई लोड नहीं लगाएंगे आउटपुट में, इसको ओपन सर्किट टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्राइमरी में, प्राइमरी तो क्लोज सर्किट है, देखो पूरा पूरा क्लोज सर्किट है। तो ये कह रहा है जब ट्रांसफार्मर में हमने कोई लोड नहीं लगाया, ये देखो सेकेंडरी ओपन पड़ा है कि नहीं पड़ा है यार, ये देखिए आप ध्यान से, सेकेंडरी में यहाँ लोड लग रहा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। लोड तो यहाँ ऐसे लगेगा ना, अगर लोड लगाना हो तो ऐसे लगेगा, लेकिन लोड तो है ही नहीं। अगर लोड ही नहीं है तो फिर भी प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है, ये सर नो। ये कहना चाह रहा है ये जो नो लोड करंट है, ये कितनी वैल्यू इसकी होती है? ये जो सिर्फ लिखा भी है एग्जाम में, मतलब नोट्स में लिखा हुआ है, ये जो बोल्ड करके लिखा है, इसका कुछ रीजन है। ये एसएससी ने, ये जेई एग्जाम्स में हजारों बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नो लोड करंट की वैल्यू कितनी होती है। 2 to 10% ऑफ रेटेड करंट। चार ऑप्शन आते हैं, चार ऑप्शन आते हैं, ये इंडक्शन मशीन में भी आएगा क्वेश्चन। पूछेगा नो लोड करंट की वैल्यू कितनी होती है, एक ऑप्शन में लिखेगा 2 to 10, एक में लिखा होगा 10 to 20%, एक में लिखा होगा 20 to 40, एक में लिखा होगा 40 to 60। तो इस तरह से कुछ लिखा होगा डीए स्टूडेंट्स। तो 2 to 10% होता है रेटेड करंट की, जो रेटेड करंट होता है उसका कितना फ्लो करता है? 2 to 10%। ठीक है जी। और ये भी याद रखना, जो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, नो लोड करंट, इसको बोलते हैं नो लोड करंट। क्या बोलते हैं इसको? नो लोड करंट। ओपन सर्किट टेस्ट में थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में। नो लोड करंट की वैल्यू कितनी होती है भाई? नो लोड करंट की वैल्यू कितनी होती है भाई? 2 to 5%, 2 to 10% ऑफ रेटेड करंट। ठीक है, इसमें एक आएगा नो लोड पावर फैक्टर। नो लोड पावर फैक्टर ये भी बहुत कम होता है, बहुत कम। ये भी क्वेश्चन मतलब ये भी बहुत लो वैल्यू होती है। ये भी आ चुका है पेपर में, बोल्ड करा हुआ है, 0.1 से लेके 0.15। जो ट्रांसफार्मर का नो लोड पावर फैक्टर होता है वो भी आपका बहुत लो वैल्यू का होता है। वो कितना होता है? 0.1 से लेके 0.15 तक। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, काम आएंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट। ठीक है जी, चलिए। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक फेजर डायग्राम। क्या दिख रहा है? फेजर डायग्राम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फेजर दिख रहा है, फेजर एक। स्टूडेंट ये फेजर ऐसा क्यों दिख रहा है? मतलब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। क्या है इस फेजर में? क्या हम इस फेजर से सीखेंगे? देखना भैया। देखिए स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर के अंदर सारी स्टोरी शुरू होती है फ्लक्स से। किससे शुरू होती है? फ्लक्स से। ठीक है, फ्लक्स से शुरू होती है कि नहीं होती? देखिए आप, स्टोरी शुरू होती है फ्लक्स से। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या फ्लो हो रहा है? देखो क्या फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो आप, क्या फ्लो हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये दिख रहा है ना व्हाइट में, व्हाइट कलर में, ये देखो बीच में क्या लिखा हुआ है? फ्लक्स फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है, सबसे पहले इसी फ्लक्स को लेकर से मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला फ्लक्स, अगर वोल्टेज एसी है तो करंट एसी बनेगा, करंट एसी से फ्लक्स भी एसी बनेगी, तो उससे ये ईएमएफ इक्वेशन निकाली थी, लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको। अब आपको मैं बता दूं, ट्रांसफार्मर के अंदर नो लोड करंट, नो लोड पावर फैक्टर आपको मैंने बता दिया। लो वैल्यू का होता है, 2 से 10% होता है नो लोड करंट। 0.1 से 0.15 नो लोड पावर फैक्टर की वैल्यू होती है, आ चुका है पेपर में डायरेक्ट। अब मैं ये बोल रहा हूँ, एक फेजर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले बताइए, जब आपने आपने क्या करा? फ्लक्स बना ली। क्या बना ली? फ्लक्स ले ली, रेफरेंस ले ली। अब आप जब आप फ्लक्स बना लेंगे तो आपको पता है एक E1 वोल्टेज बनेगी। देखो फिर से सर्किट देखो, E1 वोल्टेज बनेगी। क्या बन रही है?
अगर मैं यहां पर जिस वोल्टेज की बात कर रहा हूं, जिस वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं, वो एक सेकंड बच्चे, हाँ जी। तो बच्चे मैं बच्चे में ये बोल रहा हूँ कि जब फ्लक्स की बनेगी, तो फ्लक्स जब बनेगी है, तो इस फ्लक्स से सबसे पहले वोल्टेज इंड्यूस होगी, होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ जब ये फ्लक्स, सबसे पहले ये फ्लक्स बनेगी, तो ये फ्लक्स ऐसे घूम रही है चारों तरफ, तो ये फ्लक्स यहाँ पर क्या बनाएगी? ईएमएफ बनाएगी। सबसे पहले कौन सी ईएमएफ बनेगी? ई1। और इस ईएमएफ ई1 से कौन सी ईएमएफ बनेगी यहाँ पर? ई2 बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये कहना चाह रहा है, मैं यहीं पे बना देता हूँ उसको। अगर मैं फ्लक्स यहाँ पे ले रहा हूँ, तो फ्लक्स से यहाँ पर मैं फ्लक्स से क्लॉकवाइज चल रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे मैं बना रहा हूँ ई1 और ई2। किसी भी चीज़ को जब आप क्लॉकवाइज बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ क्लॉकवाइज बनी आई अभी अभी, जैसे ई1 ई2 जो बनाया है, ये क्लॉकवाइज है। फ्लक्स से क्लॉकवाइज बना है ई1 ई2, कितना डिग्री क्लॉक एंगल पे? 90 डिग्री पे। तो जो चीज क्लॉकवाइज चलते हैं वो लैग में होती है। किसमें होती है? लैग में। हमेशा याद रखना, लैग मतलब पीछे से बनी है, मतलब कैसे बनी है? बाद में बनी है। अगर फ्लक्स पहले आई है, तो ई1 ई2 बाद में बनेंगे। और ये भी याद रखना, ई1 और ई2 सेम फेज में रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे, क्योंकि दोनों सेम फ्लक्स से बने। किससे बने? सेम फ्लक्स से बने। ये बात याद रखना। यहाँ ये फेजर ये बता रहा है कि फ्लक्स पहले बनेगी। अरे ऑब्वियसली यार, फ्लक्स ही पहले आई थी, तभी तो ई1 और ई2 बने। क्लियर है? यही बात, यही तो लिखा है इस फिगर में भी। यहाँ देखो, देखो E1 यहाँ फ्लक्स, यहाँ E1 दिखाया है, यहाँ E2 दिखाया है। और E2 E1 E2 के साथ जो ये वोल्टेज V1 दिखाया है, ये अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है, ऊपर दिखाया है। क्यों दिखाया है भाई? क्योंकि एक्चुअल में जो ईएमएफ बनेगी और जो सप्लाई वोल्टेज की वोल्टेज होगी, जो ईएमएफ बनेगी, जो ईएमएफ बनेगी और जो सप्लाई वोल्टेज की ईएमएफ होगी, वो आपस में एक दूसरे को अपोज करेगी। यस और नो? ये तो नेचर का लॉ है। तो यहां पर जो बनने वाली वोल्टेज होगी, यहां पर जो बनने वाली वोल्टेज होगी, अगर ये V1 है और यहाँ पर जो E1 है, ये एक दूसरे के अपोज, ये V1 और E1 अपोज करेंगी। अपोज करने का मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर E1 E2 यहाँ बना है, तो E1 V1 ऊपर की तरफ जाएगा, 180 डिग्री डायरेक्शन फेस डिफरेंस देखो कितना दिख रहा है? 180। तो यहाँ पर V1 बन गया। और V1 कंफर्म है, जो V1 है फ्लक्स से, देखो V1 फ्लक्स से एंटी क्लॉकवाइज ऊपर दिख रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे जो V1 है वो लीड कर रहा है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, V1 क्या करेगा फ्लक्स से? V1 तो लीड करेगा। लिख लो यार इसको यहाँ पे, जो V1 है वो तो लीड करेगा किससे? फ्लक्स से। वो तो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है ना। लेकिन E1 E2 क्या करेंगे? लैग करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि वो क्लॉकवाइज में है। E1 E2 क्या करेंगे? लैग करेंगे। तो यही ये फेजर डायग्राम यही बता रहा है हमें, सप्लाई के बारे में बता दिया। अब ये कह रहा है कि एक नो लोड करंट फ्लो होगा। इस नो लोड करंट को आई नोड बोल दिया इसने। अब ये नो लोड करंट के दो कंपोनेंट हैं, नो लोड करंट के। इसके लिए आप थोड़ा सर्किट देखिए आगे चलकर। देखिए मैं आपको सर्किट, ये देखिए, ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा। देखिए ये जो नो लोड करंट है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? दो पार्ट में। ये नो लोड करंट जो ट्रांसफार्मर की सप्लाई से आया है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो होगा ट्रांसफार्मर की कोयल में रेजिस्टेंस का कुछ पार्ट होगा कि नहीं होगा? ट्रांसफार्मर की कोयल गर्म हो रही है अगर, तो इसका मतलब वहां रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। दूसरा पार्ट, इसी कोयल के अंदर कुछ इंडक्टिव पार्ट भी होगा, क्योंकि ये कोयल मैग्नेटाइज भी होगी। अगर कोयल मैग्नेटाइज हो रही है और अगर कोयल हीट हो रही है, तो उसमें रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है, इंडक्टेंस भी प्रेजेंट है। तो ये जो नो लोड करंट होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नो लोड करंट जो ऊपर से आ रहा है, एक IW साइड चला जाएगा, एक IM चला जाएगा। मतलब ये नो लोड करंट आपका एक तो रेजिस्टर में चला जाएगा, उसको तो हम वाटफुल करंट कह देंगे। एक इंडक्टर में चला जाएगा, इंडक्टर के साथ हमें समझे लगाते हैं, एक ये बन जाएगा। तो जो नो लोड करंट होता है वो वाट वाले करंट
और मैग्नेटाइजिंग करंट कौन सा होता है? जो कोयल को मैग्नेटाइज करने के लिए जा रहा है, कोयल को। इनका दोनों का फेजर्स हमको बोलते हैं हम आई नोट। अगर पेपर में वाटफुल करंट की वैल्यू 10 बोल दी, मतलब 3 बोल दी, चलो 3 बोल दी कि आई डब्ल्यू 3 है, और जो आई एम है वो 4 है, तो आई नोट कितना बनेगा बता सकते हो? आई नोट कितना बनेगा? याद होगा आपको ये सोल्व करना क्या तरीका है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऊपर स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट ले लोगे। हाँ जी, ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक सेकेंड, कितना बनेगा ये? 25 बनेगा, ऊपर 25 है ना, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये मैंने करके दिखाया भी आगे क्वेश्चन में, ये देखिए। सिर्फ आपको ये वाली लाइन समझनी है आज की डेट में। नो लोड करंट की वैल्यू होती है वाटफुल करंट का स्क्वायर और मैग्नेटाइजिंग करंट का स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट करा हुआ है। ये आज की क्लास में पढ़ के जाना, याद करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ट्रांसफॉर्मर का हमने इक्विवेलेंट सर्किट क्यों बनाया? अब तक तो ठीक ठाक चल रहा था, जब सारा कुछ इसी चीज से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया हमने? ये जो सर्किट है इसी से एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं हम? इस सर्किट को छोड़कर हम इस सर्किट पे क्यों आए हैं? ये सोचने वाली बात। ये इस टाइम जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है, राइट? इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में ही आप ओम्स लॉ वगैरह लगा सकते हो, यस और नो? केसीएल केवीएल लगा सकते हो। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी सेकेंडरी को हम एक सर्किट बना लेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप केसीएल केवीएल सब लगा सकते हो। इसको एनालिसिस करने के लिए इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, क्योंकि अगर हम एक सेकंड रुको, क्योंकि अगर हम इस सर्किट को देखें, ये एक मैकेनिकल सर्किट है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पूरी तरह से आइसोलेटेड है, पूरी तरह से आइसोलेटेड है। प्राइमरी का कोई करंट सेकेंडरी में नहीं जा रहा। जब प्राइमरी सेकेंडरी को में कोई करंट कनेक्शन ही नहीं है, तो हम केसीएल केवीएल कैसे लगाएंगे? क्लोज सर्किट तो है ही नहीं। इनफैक्ट एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था, प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होता है, रिलेक्टेंस नहीं रेजिस्टेंस। आपको पता है प्राइमरी से सेकेंडरी में कोई करंट जाता ही नहीं है। अगर रेजिस्टेंस, जब प्राइमरी से सेकेंडरी में कोई इलेक्ट्रिकल करंट नहीं जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना होगा इसका प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में? इनफाइनाइट, जैसे एयर का रेजिस्टेंस होता है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, वेरी हाई रेजिस्टेंस। प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में करंट फ्लो नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने इसी वजह से बनाया, इसके लॉस निकालने के लिए, इसको ट्रांसफॉर्मर के पैरामीटर को एनालिसिस करने के लिए हमने इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है। फिर अगर ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, तो आप बड़े आराम से ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो बनने वाले लॉस हैं उनको स्टडी कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर के जो मेजर लॉस हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस है डी स्टूडेंट्स, जो आयरन लॉस या कोर लॉस का एक पार्ट होते हैं। हालांकि ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस भी होते हैं। ये स्ट्रे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस ये ना के बराबर होते हैं। ये सारे लॉसेस हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लास में, ठीक है जी। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट तो इतना ही, मैं एक बार फिर से वापस चीजें बता देता हूँ कैसे कैसे चीजें हुई हैं। एक तो ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया आप लोगों को, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में देखना, जिसमें नो लोड वर्ड अब दिक्कत नहीं करेगा आपको। नो लोड रेशियो क्या है? नो लोड मतलब आज मैंने नो लोड के बारे में तो बताया। नो लोड के अंदर ट्रांसफॉर्मर में 50 हर्ट्ज सप्लाई है, ये प्राइमरी वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज है, आपको फ्लक्स की वैल्यू गिवन है, आपको प्राइमरी वाइंडिंग बतानी है, N1 की वैल्यू बतानी है। आपने देखा आज फॉर्मूले में, आज ईएमएफ इक्वेशन बताई, सारी फेजर बताया,
तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर आपने ईएमएफ इक्वेशन को यूज करके ये वैल्यू निकाल के देखनी है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये कंजर्वेटर, ब्रीदर, रेडिएटर, इसके बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है भाई, म्यूचुअल इंडक्शन है। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है केवीए में होती है, क्योंकि कोई ट्रांसफार्मर का अपना कोई पावर फैक्टर नहीं होता। ट्रांसफार्मर, इसका क्वेश्चन बताया था, ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को या करंट को। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है। फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर है, जिसमें बुकोल्स रिले मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि बुकोल्स रिले का सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा बुकोल्स रिले का। ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैकेनिकल सर्किट दिख रहा है। ट्रांसफार्मर के वर्टिकल मेंबर्स को क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्ब, ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी वेरी हाई, 95%। ठीक है जी, तो ये सब कुछ। अगर कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी तो